नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज बात करेंगे सीटों का बंटवारा, एक दूजे का सहारा। महाराष्ट्र में आखिरकार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। महाराष्ट्र की 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना यानी कि उद्धव गुट, 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। महाविकास अघाड़ी नेताओं के बीच मुंबई साउथ सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है। एमवीए में सीट शेयरिंग का बड़ा मुद्दा रहा है। 27 मार्च को शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें मुंबई उत्तर पश्चिम से अमोल कीर्तिकर को टिकट दिया गया था। अमोल को संजय राउत का करीबी बताया जाता है और इसके बाद 3 अप्रैल और 4 को प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे। अमोल के टिकट का कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले संजय निरुपम ने विरोध किया था। उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस नेताओं को भी नसीहत दी थी। इस सीट से संजय चुनाव लड़ने की तैयारी में खुद थे। ऐसे में कांग्रेस की सीट पर शिवसेना उम्मीदवार के ऐलान पर विरोध हुआ। संजय के विरोध पर कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी किया है। अब संजय कांग्रेस नेताओं पर घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। उधर 30 मार्च को एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार ने 5 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का भी नाम था। सुप्रिया के खिलाफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ेंगी और अजीत और सुप्रिया चचेरे भाई बहन हैं और रिश्ते के अनुसार भी यदि यहां देखा जाए तो सुप्रिया और सुनेत्रा ननद भाभी हैं। बारामती सीट बड़ी महत्वपूर्ण है और इस सीट पर 57 सालों से पवार परिवार का ये गढ़ मानी जाती रही है। शरद पवार ने 1967 में पहली बार बारामती से विधानसभा चुनाव जीता था। 1972, 1978, 1980, 1985 और 1990 के विधानसभा चुनाव में यहां से वो लगातार जीते। कांग्रेस महाराष्ट्र में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। उधर वंचित विकास अघाड़ी यानी कि वीबीए के 17 कैंडिडेट के नाम क्लियर हो गए हैं। अब वंचित विकास अघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को लेकर एक और बात सामने आ रही थी कि वो महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बात नहीं बनी और इसलिए ऐसा फिर कैंसिल हुआ और इसके बाद प्रकाश ने एमवीए से अपनी राहों को जुदा कर लिया। कुल मिलाकर देखिए, सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और अब महाराष्ट्र में से यदि देखा जाए तो किसके सर सजेगा जीत का ताज, इसी पर चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन आपको बता दें महत्वपूर्ण आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। सीटों का बंटवारा हुआ है। लंबे समय से महाराष्ट्र को लेकर यह बात हो रही थी कि सब कुछ स्थितियां सही हैं, लेकिन यहां की सीट शेयरिंग में इतना वक्त क्यों लग रहा है। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब सारी चीजों पर पूरी पिक्चर जो है वो साफ हो गई है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में मुरली माकोड़े जी। मुरली जी, बहुत स्वागत। अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। एनसीपी का पक्ष रखने के लिए निर्मला सामंत हमारे साथ जुड़ गई हैं। निर्मला जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। अनिल जी का भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत निर्मला जी आपसे ही करती हूँ, क्योंकि अभी मुरली जी तो जुड़े नहीं है और मुझे लगता है जो सीटों का बंटवारा भी हुआ, महाविकास अघाड़ी की मैं बात करूं, ये पूरे एक साथ, मतलब एक जो हमने टाइटल रखा है ना, सीटों का बंटवारा और एक दूजे का सहारा, कितना बड़ा सहारा आप सब एक दूसरे के लिए साबित होंगे। और एक काफी वक्त भी लगा सीट शेयरिंग में, लेकिन मुझे लगता है अब कोई ऐसा मनमुटाव नहीं होगा। अब जो चीजें आ गई हैं, अब पूरी करनी तैयारी करनी है। जी हाँ, आज सीट अल्टीमेटली जो फाइनल सीट का बंटवारा था 48 में से, उसमें उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना उनको 21 सीट मिली है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 17 और एनसीपी एसपी शरद पवार एनसीपी शरद पवार कांग्रेस उन्होंने 10 सीटों के ऊपर ये बहुत अच्छी सहमति से बंटवारा हुआ है। और इलेक्शन ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। कई जगह ऑलरेडी कैंडिडेट्स अपना प्रचार भी कर रहे विदर्भ में खास करके। तो ये बहुत जरूरी था, ये हाई टाइम था, क्योंकि जो भी सीट्स डिक्लेयर हो गई है उसके कैंडिडेट है, उनको भी तैयारी करने को समय लगेगा। और मैं कहती हूँ, मैं इसका स्वागत करती हूँ। शरद पवार जी एक बहुत ही वरिष्ठ जाने माने राष्ट्रीय नेता है। जो भी निर्णय वो लेते हैं वो कुछ कर लेते हैं और सहमति बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं, क्योंकि सीट के लिए सीट लेना जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने लोकतंत्र को बचाने की है। और ये जो नारा दिया है महायुति ने 400 और अब की बार 400 पार, ये लोकतंत्र को खतरे में लाने का नारा है। इसलिए हर एक सीट हमारे लिए बहुत ही जरूरी है लोकतंत्र को बचाने के लिए। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है 21 सीट में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय पक्ष होने के नाते भी, उन्होंने भी एक बड़ा भाई होने के नाते भी
उन्होंने उद्धव बाळासाहेब ठाकरे को जिस तरह से एकोमोडेट किया है, एक एक सीट महत्वपूर्ण है, इसमें कोई ईगो स्वाभिमान की लड़ाई नहीं है, इसमें एक एक सीट में जीत के आने की, कड़ी टक्कर देने की एक चुनौती है। राजनीति जिस तरह से महायुति आघाड़ी ने किया बहुत ही घटिया हो गई, सारी खिचड़ी हो गई है, इसलिए हमें लगता है कि ये जो थोड़ा समय लगा है जरूर, लेकिन ये डेडलाइन के अंदर ही है और मुझे लगता है कि ये जनता उसका स्वागत जरूर करेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल आप ही से करना चाहती हूँ। बारामती सीट काफी मुझे लगता है 57 सालों से पवार परिवार का गढ़ मानी जाती रही है। इस बार क्या लगता है, वो जो किला है वो वैसा का वैसा रहेगा, या फिर लग रहा है कि वहां सेंध लग सकती है? क्योंकि पारिवारिक रूप से भी देखा जाए तो जब रिश्ते भी सामने आते हैं, एक तो उस नजरिए से भी लोग देखते हैं, एक कंपटीशन भी होता है, फिर आपका गढ़ कितना है, सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। तो क्या कहेंगी बारामती सीट के लिए? जी हाँ, बारामती सीट के बारे में मैं ये कहूंगी, सुप्रिया जी 3 बार सांसद रह चुकी है और अभी चौथी बार वो संसद में जो चुनाव है उसके मैदान में है। ये कभी किसी को नहीं लगा था, उनको भी नहीं लगा था कि चौथी बार जब सांसद सीट के लिए वो जाएगी तो उनकी ननद और उनका ही भाई अपने पत्नी को खड़ा कर देगा। ये बहुत ही मतलब शॉकिंग है और ये लोगों को पसंद नहीं आता है। पारिवारिक झगड़ा राजनीति में लाना बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आता है। हमेशा जो चुनाव होते हैं वो सिद्धांत के ऊपर होते हैं। सच्चाई बाद में घेर के जिस तरह बीजेपी की अपनी साबित ये होता है कि शरद पवार जी की जो नेशनल पार्टी थी जिसमें वो अध्यक्ष थे, उनको खत्म करने की कोशिश करके जो हमेशा जो सुप्रिया जी कहती है कि अनफोर्सिन हैंड्स, जो ताकत है जो दिखती नहीं लेकिन है, वो सबको महसूस होती है। इन्होंने इस तरह से किया है क्योंकि उनको ये नहीं उनको किसी भी तरह से बारामती से उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लाना जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा लाने के लिए सुप्रिया जी के चौथे टर्म में चेहरा लाके कौन सी बड़ी वो तीर मारने वाले हैं। तो इससे उनकी घबराहट जो है वो लोगों को लगता है कि ये घबराहट है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की, और यहाँ के जो देवेंद्र फडणवीस, नहीं तो इतना अगर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता तो ये परिवार को तोड़ते नहीं थे। परिवार को तोड़ा है उन्होंने और जनता को जो मैसेज है अंदरूनी वो अच्छा नहीं गया है। तो मुझे लगता है जनता ये जो यहाँ के जो लोग भागे भागे जा रहे हैं, कुछ सिटिंग आमदार है, कुछ वो कुछ जा रहे हैं, तरह से जा रहे हैं, कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लोग शाही की जो बुलंदे जो ये होती है रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनका मिसयूज किस तरह से हो रहा है, ये लोगों को दिखने में आ रहा है। नेता आज है कल नहीं, जनता तो वही की वही रहती है। नेता को फायदा होता है, नेता को नुकसान होने का बचाने के लिए वो भाग रहे हैं, लेकिन जनता को तो अच्छा संसद चाहिए। तो जनता ये विचार करेगी हमें क्या फायदा है, सुप्रिया सुले को हराने का हमारा क्या मकसद है, हमारा तो उनको जिताने का मकसद है। तो जो नेता यहाँ पे भाग दौड़ कर रहे हैं उनको मुझे लगता है बारामती में लोग उनको एक्सपोज करेंगे और ये मकसद ये देंगे कि आप आयाराम गयाराम करते रहिए, हम आइडियोलॉजी के ऊपर ही जो है हमारा नेता है वो चुनेंगे। जो 57 साल से, अगर शरद पवार जी ने, आपने जो कहा सही कहा कि 57 साल से शरद पवार जी का जो वर्चस्व रहा तो कुछ ना कुछ अच्छा उन्होंने किया ही होगा ना। इतना जब लोग उनको हमेशा से चुन के देते हैं, ये इतना प्यार है, भरोसा है, तो बारामती को बारामती नेशनल लेवल के ऊपर उन्होंने बनाया है। ठीक है, मैं खुद बारामती का दौरा करके आई, इसीलिए ये जो 57 साल टिके हैं और भी टिकेंगे। बिल्कुल। चलिए, मुझे तो ऐसा लगता है 48 सीटों के जो समीकरण है और 24 का जो रन है, मुझे लगता है यहाँ से कितनी सीटें और किस तरह से निकल रही हैं ये तो खैर अब जनता जनार्दन का निर्णय होगा, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत भी क्या खूब है। बहुत नजदीक से देखो और समझो, बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ हैं वो भी समझते हैं, राजनीति के जानकार, कि आखिरकार यहाँ की सियासत को कैसे खेल के जाना है। ठीक है, वापस आऊंगी आपके पास। मुरली जी भी हमारे साथ जुड़ गए। मुरली जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मुरली जी, बहुत सारी सीटें हैं, मुझे लगता है कहना चाहिए कि महाविकास अघाड़ी जो है
फाइनली एक सीट शेयरिंग जो थी, सीटों का बंटवारा हो गया। अब एक पक्की तैयारी है। अभी निर्मला जी ने कहा भी कि पूरी ताकत के साथ हैं और एक दूजे के लिए हैं, जैसा कि आज टाइटल है हमारा, सीटों का बंटवारा और एक दूजे का सहारा, ये बिल्कुल बनेंगे और उस स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है किस तरीके से, क्योंकि जो महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक देखी गई, एक लंबा वक्त अभी सीट शेयरिंग में इनको लगा, भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी, और जिस तरह से ये सब एक साथ होकर और अपनी तमाम चीजों को लेकर हैं, सीटों वाइज यदि मैं जाऊं तो बहुत वक्त लग जाएगा 48 सीटों पर, तो क्या तैयारी है और क्या सिनेरियो महाराष्ट्र में दिख रहा है इस बार? आपने तो बोले कि एकजुट है। अभी उबाटा और कांग्रेस और ये शरद पवार जी गुट की राष्ट्रवादी, ये कभी एकजुट हो ही नहीं सकती। 2.5 साल इनकी एकजुटता देख ली है महाराष्ट्र ने। ऐसे समय में अभी एनडीए आघाड़ी का जो देश भर में जो साथ एकमेक को मिल रहा है, उनके जो आघाड़ी में जो लोग हैं, पूरे देश भर में उनकी परिस्थिति बहुत गंभीर है। किसी को किसी पर विश्वास नहीं। और महाराष्ट्र की तो पोजीशन ऐसी है कि इनके घर टूट गए। निर्मला जी बोल रही थी कि अभी हमारी बहुत अच्छी पोजीशन है, सभी हमारी महाविकास आघाड़ी एक साथ काम कर रही है और शरद पवार जी नेता, कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उबाटा की पोजीशन ऐसी हो गई कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में शिवसेना जब हमारी युति में थी, तो हमने महाराष्ट्र में शिवसेना को बड़े भाई का दर्जा दिया और बड़े भाई की तरह उनको हर टाइम शेयरिंग में ज्यादा सीटें दिए। आज पोजीशन उद्धव जी की ऐसी हो गई कि जैसा मिलता वैसा कर लो, कैसा भी एडजस्टमेंट कर लो, क्योंकि जाएंगे कहाँ और एक साथ नहीं रहेंगे तो ताकत बढ़ेगी नहीं, और एक साथ रहते भी एक साथ नहीं है। आज तक के भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को एक बड़े भाई का दर्जा दिया था, लेकिन सीट शेयरिंग के ऊपर जिनका ज्यादा योगदान, जिनकी ज्यादा सीटें, उतनी उनको भागीदारी। इस भागीदारी के बाद में भी बीच में जब 2019 में उद्धव जी ने दोस्ती के नाम पर पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी पे वार किया है और पीठ पर जो वार किया और 2.5 साल के उनकी सरकार में देख लिया और उनका कर्तृत्व देखा है। 2.5 साल में उन्होंने उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल में अपने विधानसभा में कितनी बार गए, क्या लेके जाएंगे जनता के पास में, जनता के पास लेके जाने के लिए इनके पास मुद्दे कौन से हैं? आज भारतीय जनता पार्टी का हर वो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर वो नेता प्रामाणिक वजह से काम कर रहा है। उनकी हर जनता के साथ में, नागरिकों के साथ में, समाज के साथ में इस महाराष्ट्र के धरती पर विकास के नाम पर हम अच्छी तरह से खड़े हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक शक्ति बहुत नागरिकों, जनता के साथ में, वो कार्यकर्ताओं की नागरिकों के साथ में जो समन्वय है, वो समन्वय के स्तर पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। हमारे बूथ अभी सशक्त बूथ है। हमारी कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी की बूथ लेवल से कार्य प्रणाली, और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 45+ के साथ में काम कर रही है और 45 लाख प्लस हमारी महायुति को सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, हमारी महायुति की आएंगी और हम साथ में काम कर रहे हैं। हमारे साथ हर समय धोखा हुआ है। उद्धव जी ने जब से उनके सम्मानीय हमारे स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे, इनकी जो नीति थी, उनके संबंध शरद पवार जी के साथ बहुत थे, कांग्रेस के कई नेताओं के साथ में उनके संबंध थे, लेकिन अपने जीवन में मरे तक के उन्होंने कभी शरद पवार जी के और कांग्रेस के साथ में हाथ मिलाया नहीं। उन्होंने अपने मरने तक के अपनी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो दोस्ती है वो कायम निभाई है, लेकिन अपने मुख्यमंत्री बनने के स्वार्थ के हेतु इस महाराष्ट्र का राजकारण अगर किसी ने खराब किया है तो उद्धव जी ने किया है। ठीक है, क्योंकि दोस्ती में जो है
पहली बार अगर गद्दारी करी है तो उद्धव जी ने की है। निर्मला जी को ये ज्ञात नहीं होगा कि अपने 2.5 साल के सरकार में आपने महाराष्ट्र को कुछ नहीं दिया। आपने सिर्फ फेसबुक लाइव पर से सरकार चलाई है। और जनता को वो दिन याद है, वो कोविड के दिन याद है, तब भारतीय जनता पार्टी ग्रास रूट पर काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपना योगदान इस समाज को देता था। महाराष्ट्र की हर उस गांव गली शहर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गली में काम करता था। उस वक्त इन्हीं तीनों भी गठ के लोग, जो शरद पवार जी का गठ है, कांग्रेस का गठ है और शिवसेना का गठ है, ये कहाँ थे? ये जनता ने देख लिया है। इसकी कौन-से मुद्दे पर जाएगी ये जनता के सामने। ठीक है, चलिए अनिल जी हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी पहुंच रही। अनिल जी देखिए, महाराष्ट्र की बात करें 48 सीटें हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो एमवीए है यानी महाविकास अघाड़ी जो है, इनका सीटों का बंटवारा हुआ। एक स्टेप बढ़े कि अब चुनावी मैदान में है, कैंडिडेट्स फाइनल हैं, अब पूरी रणनीति के साथ काम करना है। पारिवारिक रूप से भी टिकट्स सामने हैं, चुनावी मैदान में एक दूसरे के साथ हैं कुछ सीटों पर। वर्चस्व कितना है, ताकत कितनी है? मुझे लगता है आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, यहाँ पे जो पूरा एमवीए है उनको देख लीजिए, एनसीपी अपनी अलग ताकत के साथ है। तो महाराष्ट्र की सियासत जो है, मुझे कभी कोई ऐसा बहुत कमजोर जैसा लगा ही नहीं यहाँ। और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीजें अभी सामने आई हैं, तो देखिए नोक झोंक पक्ष विपक्ष तो करेगा। कोई उद्धव जी को गद्दार कहेगा, कोई शिंदे जी को कुछ कह देगा, कोई और उसके पहले किसी को कह देगा। लेकिन जिनका जो वर्चस्व आज तक महाराष्ट्र की सियासत में रहा है, वर्तमान स्थिति में आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या कोई बदलाव दिखेगा, या फिर क्योंकि पहले की स्थिति बहुत अलग थी और इस बार अब स्थितियां बहुत अलग हैं, उसको देखते हुए कितनी सीटें किस तरफ कैसे कैसे जा सकती हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पहले की और अब की जो स्थिति है, उसे अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर आप सभी राजनीतिक दलों में अगर अलग करते हैं, तो सभी राजनीतिक दलों में बद से बदतर हो गई है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। किसी भी जंग पे जाने से पहले जरूरी होता है कि आदमी पूर्व तैयार हो, और सबसे बड़ी बात होती है एक दूसरे के प्रति मान सम्मान और एक दूसरे के प्रति की इज्जत। लेकिन जब से ये दल एक दूसरे के साथ आए हैं, तब से एक कम और अलग अलग ज्यादा नजर आ रहे हैं। कैसे? वो इस तरह से कि यदि ऐसा नहीं होता तो ये जो सीट का बंटवारा है, ये खुशी मन से नहीं होता। आप एक चीज लिख लीजिए कि सीटों का बंटवारा भले हुआ है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं शिवसेना की अपनी जिद थी, वो पूरी हुई है, और कांग्रेस इस सीट के बंटवारे को लेकर नाराज है। तो ये आप समझिए कि जब आप एक साथ आए भी हैं किसी मुद्दे को लेकर, एक साथ आप लड़ने भी वाले हैं, लेकिन आपके आपसी मतभेद हैं, आपसी मनमुटाव है, तो आप उस जंग को कैसे जीतेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का और इस चुनाव का सवाल है, तो एक चीज बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि राज्य स्तर पर जिस प्रकार से चुनाव लड़े जाते हैं, वहां पर जो मौजूदा यानी कि राज्य स्तर पर जो कैंडिडेट होता है, जो उम्मीदवार होता है, उसकी कहीं ना कहीं जो स्थानिक पकड़ होती है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाता। इसलिए विशेषकर जो महाराष्ट्र की राजनीति पूर्व में भी देखी गई है और आने वाले समय में भी है, उसमें भी जो स्थानीय नेता की जो पकड़ है, वो निश्चय रूप से कह सकते हैं कि एक अच्छा प्रभाव बनाएगी, डालेगी। लेकिन सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से काउंटर करने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं है ना कमजोर नजर आता हुआ मुझे दिख रहा है। जी चलिए ठीक है, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावी आप किसे मानते हैं इस वक्त महाराष्ट्र में? अभी जो एक पड़ला भारी वाली बात देखें या मुद्दों को देख लें, मुद्दे तो देखिए मैं इसलिए यहाँ नहीं उठा रही हूँ कि महाराष्ट्र की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो अलग हो गई, देश का चुनाव है, वहां पे मुद्दे अलग चल रहे हैं, बीजेपी और गठबंधन एक अलग चल रहा है, तो मुझे लगता है ये तो उस लेवल पे चला गया। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र की 48 सीटों की यदि मैं बात करूं तो क्या किस नजरिए से उसको देख पा रहे हैं? देखिए, देश की या जो स्थानीय जो महाराष्ट्र राज्य स्तर हर कहते हैं कि जो हर राज्य होता है उसके अपने अपने मुद्दे तो बरकरार ही रहते हैं, और वो मुद्दे अभी भी बरकरार हैं। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल का हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो नौकरी का मुद्दा हो,
तो स्थानीय स्तर पर जो कहते हैं कि आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसे आप एक एक करके गिनाने में खैर समय बहुत वो होगा, इसलिए आप इसे संक्षिप्त में समझिए कि आम स्तर पर जो मुद्दे हैं एक आम आदमी के, वो सारे ही मुद्दे जो 5 साल पहले थे वही आज भी हैं। आप एक समझ लीजिए, ये किसी के पक्ष या पक्ष की बात नहीं है। केंद्र सरकार भले ही अपने कहते हैं कि आंकड़े प्रस्तुत करती हो, लेकिन जो जमीनी स्तर है जिस पे आम आदमी को क्या मिला, उस आम आदमी की हालत आज भी वैसी है जैसी 5 साल 10 साल पहले थी। तो मुद्दे जो हैं वो मुद्दों की बात में कहते हैं, मुद्दों से चुनाव अब लड़ा जाता है, जीता जाता है, ऐसा कम नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 5, 10 साल, 15 साल की राजनीति को देखा जाए, जब से भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में आई है, तो आम आदमी की जो तकलीफें तो है ही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से जीतती आ रही। तो कहने का मतलब ये है कि जो मुद्दे हैं वो मुद्दे तो है ही, लेकिन आम जनता अपने कैंडिडेट को किस तरह से देखती है, अन्य को किस तरह से देखती है, नरेंद्र मोदी को किस तरह से देखती है, इस पर चुनाव ज्यादा प्रभाव कर रहा है। क्योंकि जो चीजें जिस तरह से दिखाई जा रही हैं, जो एक तरह से कहते हैं कि एक वो कहते हैं लार्जर देन लाइफ पिक्चर दिखाया जा रहा है। ये लार्जर देन लाइफ पिक्चर वाली बात है कि भाई हमने तो ये किया, हमने वो किया, लेकिन सबने सब कुछ किया, पर आम आदमी को तो आज भी कुछ नहीं मिला है। आज भी महंगाई के बीच में है, चाहे वो आटे दाल चावल या सब्जी की बात हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात हो, या फिर वो एक युवा को कहते हैं कि एजुकेशन या नौकरी की बात हो, किसान को अपनी फसल को लेकर आज भी जूझना पड़ रहा है। कहते हैं कि वो उसकी जो फसल होती है, उसकी जो कहते हैं न्यूनतम जो उसकी कीमत होती है, उसे लेकर आज भी वो संघर्ष कर रहा है। ठीक है, चलिए, मुद्दे तो वही हैं, बस कहते हैं कि लार्जर देन लाइफ पिक्चर अलग दिखाई जा रही है। बिल्कुल निर्मला जी, 2 बातें आई हैं अभी। अनिल पांडे जी ने भी कहा और भारतीय जनता पार्टी भी कह रही थी। एक तो उन्होंने उद्धव जी को कह दिया कि गद्दारी किसने करी, चलिए वहां पे गए। दूसरी चीज अनिल जी अभी कह रहे थे कि थोड़ा सा सीटों का बंटवारा जरूर हुआ, लेकिन वो मनमुटाव अंदर ही अंदर थोड़ी सी जो नाराजगी है वो अभी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है यदि ऐसी चीजें होंगी तो वाकई टफ हो जाएगा कि आप कैसे चुनावी मैदान में हैं। मतलब कह रहे हैं कि यदि भले आप सामने आके जनता को ना दिखाएं, लेकिन अंदर से भी मन में थोड़ी सी खींच है ना, तो वो कहीं ना कहीं निकल कर आएगी। मैंने भी पार्लियामेंट लड़ा है, जहाँ पे अमूल कीर्तिकर आज लड़ रहे हैं, वो सीट में मैंने पार्लियामेंट लड़ा है। और मैं काफी नई थी, मुंबई की महापौर थी, लेकिन बीच में काफी टाइम चला गया था। मैंने भी इलेक्शन लड़ा था, मैंने भी तभी मुद्दे लिए थे मैंने। और मुद्दों को, जैसे मेरे आदरणीय पहले के स्पीकर कहते कि इस टाइम मुद्दे की सियासत नहीं रहेगी, मुद्दे तो लोगों के रहेंगे ही, लेकिन लोग ये वो कहते हैं कि एक चेहरा चलेगा, लार्जर वगैरह वगैरह, वो मैं थोड़ा डिफर होती हूँ। मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो उन्होंने मुझे लगता है इतना अच्छा कहा है कि मुझे इसके बोलने की आवश्यकता है। उन्होंने मान लिया है कि बहुत इम्पोर्टेंट महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन और राजनीति जो भाजपा जिस तरह से सियासत करके एक एक टुकड़ा कर रहे हैं, उससे लोग बहुत हैरान है, घबरा गए हैं। ये मुद्दे लोकसभा चुनाव में चलते हैं, ये कोई स्थानिक मुद्दा काउंसिलर और या तो एमएलए की लड़ाई नहीं है जिसमें चेहरा चलता है। रही बात, वो कहते हैं कि हमारी जो ये है आधार रहेगा, मोदी जी रहेंगे, तो ये नेशनल मुद्दे रहेंगे ही। उसके ऊपर मैं अभी बोलना नहीं चाहती हूँ। अभी उन्होंने ये बोला था कि परिवार टूटा है, परिवार तोड़ा गया है, परिवार तोड़ा गया है। ये जो पहले के मेरे वक्ता कहते थे कि देखो अभी तो घर टूटा है, घर टूटा नहीं है। महाराष्ट्र के लोगों को, देश के जनता को आश्चर्य लगाए देख के तो बीजेपी ने घर भी तोड़ा है, और ये घर जानबूझकर तोड़ा है। और नन अदर देन फडणवीस जी, उन्होंने किताब लिखा था, उसने बोला मी परत येतोय, मी येतोय आणि मी परत आलो, 2 पक्ष फोडून आलो। अगर वो खुद ही मानते कि मैंने 2 पार्टी को फोड़ा है, अगर ये इतना इम्पोर्टेंट जो मेरे पहले के स्पीकर कहते हैं, तो उनको 2 पार्टी को छोड़ना क्यों पड़ा? उद्धव ठीक है, उन्होंने कुछ जो पता है कि बड़े भाई है, बड़े भाई का कोई तोड़ता है क्या घर? और हमने ये काम किया, वो काम किया। अब लोगों को ये जानकर हैरानी हो रही है कि ये पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी?
एनसीपी तोड़ने की क्या जरूरत थी? उनका चुनाव चिन्ह भी लिया, ऐसा नहीं कि पार्टी तोड़ा, चुनाव चिन्ह भी। अभी भी जो सरकार बैठी है इट इज इलीगल। तो ये सब ये उनकी फियर दिखाती है। ये जनता का रोष जो है वो डेफिनेटली बैलेट बॉक्स में एक्सप्रेस हो जाएगा, और उसको भी उनकी क्या ये है, उनकी क्या जगह है वो लोग उनको दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय हो गया है। मुरली जी बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। जी, अपनी बात अच्छी तरह से रख रही है, लेकिन अभी जो महाविकास आघाड़ी के 3 पक्ष है, इनका आपसी मनमुटाव इतना बड़ा बढ़ चुका है कि इनकी कई सीटों के खिलाफ में इनके महाविकास आघाड़ी के साथी अपक्ष भी खड़े हैं। किसी समझे, अभी मैंने अमरावती लोकसभा में मेरा रहना है, अमरावती लोकसभा में शिवसेना का जो उबाटा का जो नेता था, उनका भी अपक्ष खड़ा है, वो प्रहार पक्ष पर। अब ये कांग्रेस का उम्मीदवार के खिलाफ में उबाटा का उम्मीदवार खड़ा है, तो जिनका आपसी मतभेद, अपना आपसी जो संगठन मत है वो कहाँ निकला? मैं तो ऐसे आपको 2-4 उदाहरण दे सकता हूँ कि जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के खिलाफ में उबाटा का है, तो कई कांग्रेस के उद्धव अपने राष्ट्रवादी के खिलाफ में कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार है, इनका आपसी मेल नहीं है। ठीक है मुरली जी, मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए विषय बड़ा है, महाराष्ट्र की सियासत पर, राजनीति पर बात करेंगे, सीटों पर बात करेंगे तो वक्त तो चाहिए, लेकिन समय की सीमा है। फिलहाल सीटों का बंटवारा हो चुका है, एक दूसरे का ये सहारा है, बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे कर पाएंगे, जनता का निर्णय होगा कि वो आखिर किसके लिए एक बड़ा सहारा बनकर उसको आगे यहां से ज्यादा सीटों के साथ बढ़ाती है। आने वाले समय में देखेंगे। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।